अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है हमारा एमडी कैट और ई कैट का चैप्टर नंबर 14 है जो कि है कम्युनिकेशन, और ये हमारा फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का आखिरी चैप्टर है। पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, जस्ट आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना, आपको 14 के 14 चैप्टर मिल जाएंगे, तो जिससे आपकी फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। वन शॉट है, यकीन मानो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। अच्छा, आखिरी चैप्टर है, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करूँगा, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मुझे बहुत टाइम से कहनी थी, नहीं कह पा रहा था, तो आखिरी पार्ट ज़रूर देखना। अच्छा, अगर चाह रहे हो इस लेक्चर से फ़ायदा हो तो जो भी मैं लिखवाऊँगा उसे लिख लेना। देखो, मैं समराइज़ कर देता हूँ टॉपिक को, और टॉपिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल कर बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हो जाए। और यहाँ पर अगर आप लोग अभी तक ग्रुप में नहीं ऐड हुए हो तो अब किस चीज़ का वेट कर रहे हो, ज़रूर ऐड हो जाओ। देखो, सारे जो है फर्स्ट ईयर के हमने फ़िज़िक्स के लेक्चर्स डाल दिए हैं। इसी तरह से अब पास पेपर की सीरीज़ भी सॉल्व करने वाले हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, उसकी वीडियोस आने वाली हैं। तो आप लोगों का इंतज़ार है ग्रुप में, आप लोग ज़रूर ऐड हो जाओ। बेशक 4,500 रुपये ज़्यादा हैं, लेकिन आपको पता है हमारी मेहनत भी इसमें काफ़ी है, और पूरे साल की फ़ीस है। इसमें एमसीक्यूज़ बुक्स, पास पेपर की सीरीज़ जो कि एमसीक्यूज़ लगते हैं, और इसके अलावा लेक्चर्स, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, उसको देख लेना। अच्छा, और क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, बराबर में चल रहे हैं, उन्हें भी एक बार गो थ्रू कर लेना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स। देखो, यहाँ पर चैनल से मुराद ये यूट्यूब वाले चैनल्स नहीं है, यहाँ पर चैनल से मुराद है मीडियम, यानी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों तक आप कैसे पहुँचाओगे। मैं क्या चैनल इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब को एज अ चैनल इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना, आपसे बात करने के लिए। तो इसी तरह से मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, वो आप तक पहुँच रही है। लेकिन अब थोड़ा सा और पीछे की तरफ आते हैं कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ डेटा है, आप आगे पहुँचाना चाहते हो। अब आप क्या चीज़ इस्तेमाल करोगे कि जिससे इन्फॉर्मेशन और आपका डेटा जो है वो आगे पहुँच जाए। तो आप पुराने दौरों में चले जाओ तो हम यूज़ करते थे ख़त, लेटर, ठीक है, या पोस्ट ऑफिस को यूज़ करते थे, और वो काफ़ी महीनों बाद भी पहुंच रहे होते थे कहीं कहीं तो, और काफ़ी दिनों बाद। लेकिन अब दौर जो है वो मॉडर्न हो गया है। अब आप चैनल जो है वो यूज़ करते हो मॉडर्न चैनल। मॉडर्न चैनल से क्या मुराद है, आप जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी प्लेटफॉर्म पे डाल देते हो, और फिर वो प्लेटफॉर्म जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं और पहुंचा देता है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, आपने व्हाट्सएप पे डाली, ठीक है, यानी व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज किया, व्हाट्सएप ने वो इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा दी। अब व्हाट्सएप ने काम कैसे किया, खुद ब खुद तो काम नहीं किया ना। अगर आप देखो तो आपके घर में लगा हुआ है इंटरनेट, उस इंटरनेट कैसे आ रहा है आप तक, वो इंटरनेट केबल के थ्रू आ रहा है ना। तो यहाँ पर चैनल से मुराद वो केबल्स हैं, वो चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर रहे हो अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे पहुँचाने के लिए, सही है। तो इन्फॉर्मेशन को आप आगे पहुँचा रहे होते हो बेसिकली केबल के थ्रू, सही है, इंटरनेट केबल्स के थ्रू आप आगे पहुँचा रहे होते हो। अभी अगर मैं आपके घर का केबल काट दूँ, यानी जो आपके घर में नेट लगा हुआ है उसका केबल काट दूं, तो फिर आपकी इन्फॉर्मेशन आगे जाएगी, नहीं जा पाएगी, वहीं रुक जाएगी, क्योंकि आपका नेट चला जाएगा, और डेटा अगर नहीं है तो आप बिल्कुल जो है वो कट जाओगे सबसे। तो इसीलिए आपके पास जो यहाँ कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं वो केबल्स हैं, वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, और आपके पास रेडियो वेव्स हैं, और इसके अलावा आपके पास जो है वो एंटीनास हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो आपके सिग्नल को आगे पहुँचाता है। फिर सिग्नल जो है वहाँ पर जाता है, फिर वो डिकोड होता है, और फिर आप जिसको इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाह रहे हो उस तक पहुँचती है। तो बड़ा मज़ेदार है और बड़ा ज़बरदस्त फील आता है इस चैप्टर में। चलो अब आगे चलते हैं। तो द कम्युनिकेशन चैनल इज़ द मीडियम। मीडियम यानी वो चीज़ जिसे आप यूज़ कर रहे हो अपनी बात को आगे पहुँचाने के लिए। चूज़न बाय द सेंडर, अब ये आपने चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में नेट लगा हुआ है, आप क्या कर सकते हो, नेट के एमबीज़ बढ़ा सकते हो, केबल जो है वो अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हो। आपको बेसिकली 3 ऑप्शन मिलते हैं केबल चूज़ करने में। एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, जो कि मॉडर्न नहीं, जो कि ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गई है। एक होता है कॉसल केबल, ठीक है, और एक होता है ऑप्टिकल फाइबर। आपके घर में जब नेट वाला आता है नेट लगाने के लिए, तो वो कहता है भाई कि मैं आपके पास ये नॉर्मल वायर लगा दूं, वो नॉर्मल वायर कह के कहता है इसे, लेकिन बेसिकली वो होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो आप उसे कहोगे ना भाई ट्विस्टेड पेयर केबल नहीं लगाना, फाइबर ऑप्टिक्स लगाना, तो वो समझ जाएगा कि आप पढ़े लिखे हो और आपको चीज़ें पता है, तो वो आपको और अच्छी तरह डील करेगा। तो देखा पढ़ने का फ़ायदा। तो हम इन तीनों पे बात करते हैं। एक है हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी जो केबल आपके घर में लगेगा जिससे आपका वाईफाई यानी राउटर चलेगा और आपको जो है वो वाईफाई का सिग्नल मिलेगा। अब स्पीड्स का फ़र्क है, मुख्तलिफ़ चीज़ों का फ़र्क है।
ठीक है, एक है कॉक्सियल केबल और एक है ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ ट्रांसमीटर कौन है। ट्रांसमीटर आपका मोबाइल है। जब आप कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो तो मोबाइल आपका एज अ ट्रांसमीटर काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है। जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आपके पास आपका मोबाइल एज अ रिसीवर काम कर रहा है। पहले के दौर में इतना आसान नहीं था, ट्रांसमीटर अलग होता था, रिसीवर अलग होता था, मगर अब दौर मॉडर्न हो गया है। अब चीज़ें एक ही जगह पर आपको मिल जाती हैं। पहले आपको अगर कैमरा चाहिए और मोबाइल फ़ोन चाहिए तो ये दो अलग अलग चीज़ों में आपके पास ऑप्शन आते थे, कैमरा अलग खरीदो, मोबाइल अलग खरीदो। मगर आप जस्ट स्मार्टफोन खरीदते हो, आपके पास कैमरा, आपके पास सेल फ़ोन, आपके पास जो है वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, इंटरनेट के लिए ब्राउज़र, सब कुछ मिल जाता है। तो इसी तरह से आपका मोबाइल ट्रांसमीटर के तौर पे भी काम कर रहा है और रिसीवर के तौर पे भी काम कर रहा है। लेकिन अगर मोबाइल के पीछे कौन है तो उसको देख लें, तो मोबाइल के पीछे आपका राउटर है। ठीक है, जब आप कोई इन्फॉर्मेशन भेजते हो तो राउटर आपका जो है वो एज अ ट्रांसमीटर काम करता है। ठीक है, राउटर इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचा देता है। आपका सिग्नल यहाँ से गया राउटर के पास, राउटर ने उस केबल के थ्रू आगे कनेक्ट कर दिया सिग्नल को। अच्छा, जब कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आपके राउटर के पास आती है, केबल के थ्रू राउटर के पास आती है, फिर आपके मोबाइल में आ जाती है। जब भी आपके पास ये राउटर है तो आपका मोबाइल काम कर रहा है, इंटरनेट यूज़ हो रहा है। सही है, तो ये समझा दिया मैंने आपको। अब चलो थोड़ा आगे चलते हैं। ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर में मैंने बता दिया ना, वो जो कि सिग्नल को भेजेगा, जो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट का मतलब ये आपको पता है। अच्छा, फिर आप ट्रांसमीटर तो आपने यूज़ कर लिया, अब आपका ट्रांसमीटर यानी सिग्नल भेजना किस थ्रू है, क्या चीज़ यूज़ करके सिग्नल भेजनी है, तो ये आपके हाथ में है। आप चाहो तो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ कर लो, या ऑक्सियल केबल यूज़ कर लो, या ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर लो। तो मेरे घर में या जो मेरे कोचिंग में लगा हुआ है वो ऑप्टिकल फाइबर है। पहले ये लगा हुआ था ट्विस्टेड पेयर केबल, जो कि बहुत तंग करता था। आए दिन नेट बंद हो जाता था, मसले मसाइल हो जाते थे, बारिश होती थी तो फ़ौरन रुक जाता था। लेकिन अब ऑप्टिकल फाइबर आ गया है, तो ऑप्टिकल फाइबर में ये फ़ायदा है, एक तो बंद नहीं होता, ऊपर से कॉस्टली भी नहीं है ज़्यादा, और दूसरा ये कि इसमें जो है वो नेट की स्पीड भी बहुत अच्छी है। ठीक है, फिर आप कोई केबल यूज़ करोगे, जो केबल आपको आगे कनेक्ट करेगा सर्वर से, फिर सर्वर से आपका जो सिग्नल है वो जहाँ आप भेजना चाह रहे हो चला जाएगा। फिर रिसीवर आएगा जो आपके सिग्नल को रिसीव करेगा। फॉर एग्जांपल, सिर्फ आपके पास नेट चल रहा है, बाकी पूरी दुनिया का नेट बंद हो गया है, तो फिर आपका नेट किस काम का। जैसे आप उस पर ब्राउजिंग ही कर सकते हो, सिग्नल आगे नहीं भेज सकते। सही है, तो सिग्नल आगे जाने के लिए ज़रूरी है कि दोनों एंड पर नेट मौजूद होना चाहिए। इंटरनेट यानी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है और आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन को, डेटा को एक्सेस करते हो और एक्सेस करके यूज़ कर रहे होते हो। सही है। अच्छा, तो ये बात समझ आ गई। अब आ जाओ, देखो वायर मैंने समझा दी है। वायर यूज़ हो रहे हैं आपको कनेक्ट करने के लिए। तो 3 किस्म के वायर मौजूद हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी डेवलप हो जाए। और आपने आई होप ये देखे भी होंगे। ठीक है, आपने ये देखे होंगे। तो ये आपके पास आ गया, इस तरह का जो आ गया, ये आ गया आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल। ये पुराने यूज़ होते थे। ठीक है, उसके बाद ये थोड़े मॉडर्न आए, ये मॉडर्न आए आपके पास। ठीक है, फिर इसके ऊपर ये इस तरह से कोटिंग हुई हुई है, ये इस तरह के होते हैं। अच्छा, उसके बाद आया आपके पास, ठीक है, ऑक्सियल केबल, यानी जो लीड वगैरह आपके घर में आती है, आपके घर में जो टीवी वगैरह में लगते हैं, ये केबल होते हैं वो। सही है, लेकिन ये दोनों जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, ये अब न्यू टेक्नोलॉजी है, अभी ये यूज़ हो रही है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। अब इसके अंदर कुछ नहीं होता, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर बेसिकली ग्लास होता है। ठीक है, ग्लास जो है आपको पता है रिफ्रैक्शन कर रहा होता है। तो होता क्या है, इस केबल के अंदर बेसिकली लाइट होती है। लाइट, आपको पता है लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ यानी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप भेजोगे और वो लाइट की स्पीड से जा रही है तो वो इतनी स्पीड से जाएगी। और ये इतनी ज़्यादा स्पीड है कि इस स्पीड में आप दुनिया के 1 सेकंड में कई चक्कर लगा सकते हो। आई थिंक 8-9 से ज़्यादा चक्कर आप लगा सकते हो 1 मिनट में, 1 सेकंड में दुनिया के। 1 सेकंड का वर्ड याद रखना। ठीक है, तो ये देख लो, इसमें आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये जो वायर निकले हुए हैं, वायर के आगे जो निकला हुआ ये बेसिकली आपके पास फाइबर है, यानी ग्लास है। ठीक है, ये यूज़ हो रहा होता है। और इसको जो है, इन केबलों को जब हम यूज़ करते हैं तो हमें कुछ मशीनें चाहिए होती हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली होती हैं। आपको तो बाय नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो आपको प्रोवाइडर है, यानी जो सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है आपको, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइडर है आपके इलाके में, उसको ये मशीनें ख़रीदनी पड़ती हैं। और ये काफ़ी महंगी मशीनें होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हम तार नहीं जोड़ रहे हैं। तार तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कर देते हैं आसानी से, हाथ से, प्लास से। नहीं, यहाँ पर आप जोड़ रहे हो एक फाइबर को दूसरे फाइबर से।
तो इसको अच्छी तरह से अलाइन करना पड़ता है। अगर ज़रा सा भी ऊपर नीचे हो गया, जो कि आपकी आँख नहीं डिटेक्ट कर पाएगी, ज़रा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो आपका जो सिग्नल है वो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर रिसीव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बिल्कुल प्रॉपर जो है हमें तार को जोड़ना पड़ता है। इसीलिए अगर ये तार टूट जाए तो बड़ा मुश्किल होती है इसको जोड़ना। आप हाथ से नहीं जोड़ सकते, आपको प्रॉपर मशीन चाहिए, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल है। अच्छा, अब ये तो केबल आ गए हमारे दरमियान, आप केबल यूज़ करते हो। व्हाट अबाउट कि आपको अपना सिग्नल भेजना है स्पेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई दोस्त चाँद पे गया हुआ है, एस्ट्रोनॉट है, चाँद पे चला गया, माशाल्लाह से उसने मेहनत करी है ज़िंदगी में। तो आपका कोई दोस्त चाँद पे चला गया है ज़मीन से, आप उसको सिग्नल भेजना चाह रहे हो, कैसे भेजोगे? कौन सा तार लगाओगे ज़मीन से लेकर चाँद तक? आई थिंक मुझे लग रहा है ऑप्टिकल फाइबर लगाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपने ऐसा किया ना तो यकीन मानो अरबों खरबों रुपए लग जाएंगे। आपको पता है ज़मीन से लेकर चाँद तक का डिस्टेंस कितना है? आप फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये 1 मीटर कितने का आता है, और फिर चाँद से लेकर ज़मीन तक का डिस्टेंस मीटर में निकाल कर मल्टीप्लाई कर लो, तो अरबों खरबों रुपए हो जाएंगे। तो आप ये तो नहीं कर सकते, और खुदा ना खास्ता तार टूट गया फिर क्या होगा? तो यहाँ पर हम अब यूज़ करेंगे चैनल जो है हमारा, यानी हम जो सोर्स यूज़ करेंगे, जो चैनल यूज़ करेंगे इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए, वो वायरलेस होगी। देखो, बेशक आपका राउटर और आपका मोबाइल तो वायरलेसली कनेक्ट है आपस में, है ना, लेकिन आपका राउटर आगे से तो फिर वायर के ज़रिए कनेक्ट है ना, तो यानी टोटल वायरलेस नहीं है। हाँ, अगर आप यूज़ कर रहे हो डेटा, तो डेटा के लिए आप क्या यूज़ करते हो? कंपनी का जो टावर होता है, वो टावर भी वायर के ज़रिए कनेक्ट है आगे, तो वो भी वायरलेस नहीं है। लेकिन हमें मुकम्मल वायरलेस चाहिए अब, यानी कोई वायर होना ही नहीं चाहिए चाँद से लेकर ज़मीन के दरमियान। तो इसके लिए अब हम यूज़ करेंगे वेव। कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप लोग इससे पहले वाले चैप्टर में बड़े चीते हो चुके हो इस चीज़ में कि आपके पास बहुत वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और फिर उसके अंदर स्पेक्ट्रम होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे पास स्पेक्ट्रम में निकल कर आती है रेडियो वेव और माइक्रोवेव। याद रखना, ये दोनों की दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जस्ट फ़र्क है फ्रीक्वेंसीज़ का और वेवलेंथ का। बात समझ आ रही है? फ्रीक्वेंसीज़ का और वेवलेंथ का। तो आपके पास हो गई रेडियो वेव, माइक्रोवेव। अब आपके इलाके में जो आपके पास जो टीवी में सिग्नल आ रहा है, आपके इलाके में बेसिकली आपके पास जो चैनल आ रहा है, आपके पास न्यूज़ चैनल आ रहे होते हैं ना, तो वो न्यूज़ चैनल क्या करते हैं? वो न्यूज़ चैनल जो है वो पहले अपना सिग्नल एक सैटेलाइट को भेजते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट वो यूज़ करते हैं। मैं इसको थोड़ा बताता हूँ, पहले थोड़ा और ब्रॉड वे में ले जाऊँ। अच्छा, सबसे पहले आप यूज़ करते हो रेडियो वेव। रेडियो वेव यूज़ होती है ज़मीन के ऊपर ही सिग्नल को भेजने के लिए, वायरलेस तरीके से। ये ज़मीन पे ही सिग्नल को भेज रही है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल, टावर से आपके मोबाइल तक सिग्नल कैसे आया? तो टावर से लेकर मोबाइल तक जो सिग्नल आपके पास आया, वो आया रेडियो वेव के ज़रिए से। बात समझ आ रही है? पहले जो रेडियो यूज़ होते थे वो रेडियो वेव यूज़ करते थे। अब रेडियो वेव का काम ये है, बेसिकली ये भी जो है वो ख़तरनाक है इंसान के लिए, और ख़ास तौर पे परिंदों के लिए, चिड़ियाओं के लिए। आपने एक फ़िल्म भी देखी होगी जो रजनीकांत की आई थी, रोबोट कर, उसमें उन्होंने दिखाया था कि कैसे जो सिग्नल हैं वो परिंदों को, बर्ड्स को हर्ट कर रहे हैं, है ना? याद आया ना? उसको ज़रा दिमाग में रखना। तो रेडियो वेव ये यूज़ होती है ज़मीन पर सिग्नल भेजने के लिए, सही है, एक टावर से दूसरे टावर। मगर अब हमें चाहिए एक हाई फ्रीक्वेंसी की वेव। देखो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब हमें ज़मीन से चाँद पर भेजना है सिग्नल को या इन्फॉर्मेशन को, या ज़मीन से मार्स पर भेजना है सिग्नल को, इन्फॉर्मेशन को। तो उसके लिए अब हम यूज़ करेंगे माइक्रोवेव। माइक्रोवेव कहाँ यूज़ होगी? ये यूज़ होगी ज़मीन से सिग्नल भेजने के लिए चाँद पर, या चाँद से सिग्नल ज़मीन पे लाने के लिए, क्योंकि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो बड़ी है। तो इसलिए रेडियो वेव को हम सिर्फ ज़मीन पे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने पाकिस्तान से सिग्नल भेजना है अमेरिका, तो आप रेडियो वेव को यूज़ करके सिग्नल भेज सकते हो। लेकिन अब आपने अमेरिका से सिग्नल भेजना है चाँद पर, तो अब आप रेडियो वेव यूज़ नहीं करोगे, अब आप यूज़ करोगे माइक्रोवेव, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो स्पीड कितनी होगी सिग्नल की, यानी किस स्पीड से आपका सिग्नल जाएगा? 3 × 10⁸ जाएगा, ठीक है, याद रखना इस बात को। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ आ जाते हैं कि फ्रीक्वेंसीज़ और वेवलेंथ को याद रखना। जो रेडियो वेव है इसकी वेवलेंथ बड़ी होती है, तो 100 मेगामीटर से लेकर 1 मीटर तक होती है। 1 मीटर एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसी वेव की होती है हमारे पास, 3 हर्ट्ज़ से लेकर 300 हर्ट्ज़ तक होती है। अब आ जाते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में वेवलेंथ छोटी हो जाएगी मगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। आप बच्चे जानते हैं कि जो रिलेशन होता है हमारे पास
वो ये होता है F=c/λ। ठीक है, ये होता है c=f λ। इन्वर्स रिलेशन होता है, अगर आपके पास वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो 1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ देखो काफ़ी छोटी हो गई है, मगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सही है, देखो इधर ज़रा देखो, मैंने क्या कहा, वेवलेंथ छोटी हो गई है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो देखो वेवलेंथ कम हो गई, वेवलेंथ कम हो गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, है ना, सिग्नल ज़्यादा आ रहा है। अब देखो वेवलेंथ हमारे पास बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी देखना कम हो जाएगी। देखो वेवलेंथ बढ़ गई, वेवलेंथ बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इस चीज़ को याद रखना। सही, तो इसी इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, तो ये समझ में आ गया, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये भी चैनल है आपके सिग्नल को आगे भेजने के लिए। अब सैटेलाइट के ऊपर आ जाते हैं, जो हम मॉडर्न वर्ल्ड में यूज़ कर रहे हैं। तो ये चैप्टर बड़ा मज़ेदार है, मगर अभी सिर्फ बेसिक पढ़ाई जा रही है आपको। अगर यकीन मानो इसको हार्ड में लेके गए ना, तो आप बोलोगे नहीं भाई मैंने नहीं पढ़ना, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल जो है वो एक फील्ड है हमारी। लेकिन बेसिक तो हर चीज़ की आसानी होती है अमूमन। सैटेलाइट बेसिकली ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात होगी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी जो मेन मेड है, मेन मेड यानी जो हम लोगों ने बनाई है, इंसान ने बनाई है। पाकिस्तान भी सैटेलाइट बनाकर भेजता है स्पेस में, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा सैटेलाइट आई थिंक अमेरिका की मौजूद है स्पेस में हमारे पास, और हर मुल्क की बहुत सारी सैटेलाइट्स मौजूद हैं। जीपीएस भी सैटेलाइट के थ्रू काम करता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस। और इसके अलावा हर मुल्क के पास तो नहीं है अपना मतलब जीपीएस, मुख्तलिफ मुल्कों के पास मौजूद है। चाइना के पास, रशिया के पास, अमेरिका के पास, फ्रांस के पास, इन बड़ी बड़ी कंट्रीज़, जापान के पास भी अपना ख़ुद का नेविगेशन का सिग्नल मौजूद है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ना, वो आप कहीं जा रहे हो तो आपको पता कैसे चल रहा होता है कि सामने क्या रास्ता है क्या नहीं है, वो जीपीएस बता रहा होता है। ठीक है, चलो मज़ीद डिटेल में जाओगे तो और अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और ये यूज़ होती हैं, सैटेलाइट को यूज़ किया जाता है लार्ज एरिया, मतलब लार्ज डिस्टेंस पर इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए। मैंने बताया ना आपको कि आप अगर पाकिस्तान से अमेरिका सिग्नल भेजना चाहते हो, तो आप पाकिस्तान से लेकर अमेरिका वायर तो नहीं कनेक्ट करोगे ना, नहीं कनेक्ट कर सकते, इतना बड़ा वायर क्यों कनेक्ट करोगे, और खुदा ना खास्ता टूट गया तो आप क्या करोगे, पाकिस्तान से जो है वो सिग्नल भेजोगे, किसको, सैटेलाइट को। फॉर एग्जांपल समझो ये सैटेलाइट, अब सैटेलाइट पे आ जाते हैं। ठीक है, समझो ये सैटेलाइट लगी हुई है पाकिस्तान में, ठीक है, ये पाकिस्तान में लगी हुई है, और ये लगी हुई है यूएसए में, इसको ज़रा सही कर लेते हैं, यूएसए में लगी हुई है, अमेरिका में लगी हुई है। सही है, तो अब आपको पाकिस्तान से सिग्नल भेजना है अमेरिका, तो अब आप क्या करोगे, पाकिस्तान से यहाँ से सिग्नल, यहाँ से जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने भेजोगे किसको, स्टेशन को। ठीक है, ट्रांसमिटिंग स्टेशन को भेजोगे। ओरिजिनेटिंग स्टेशन कहा जाएगा इसे, यहाँ लिख लो, ओरिजिनेटिंग स्टेशन। ठीक है, ओरिजिनेटिंग स्टेशन। तो यहाँ से आपके पास इंफॉर्मेशन गई सैटेलाइट को, पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन गई सैटेलाइट को। सैटेलाइट क्या करेगा, अब इस इंफॉर्मेशन को भेज देगा अमेरिका। ठीक है, यूएसए भेज देगा, और अमेरिका में जो लगी हुई होगी वो लगी होगी ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग वाली लगी हुई होगी। तो ये जो है इसकी कुछ तरतीब होती है जो कि आपको याद रखनी है, और इस तरह से जो है वो बगैर सैटेलाइट के हम जो है वो काम करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसको ना डेस्टिनेशन भी कहा जाता है, डेस्टिनेशन ग्राउंड स्टेशन, इधर ही लिख लेते हैं, जगह नहीं है ना असल में, डेस्टिनेशन स्टेशन लिख लेना सही से अपने पास। ठीक है, तो आपने क्या किया, पाकिस्तान से भेजा, यानी जहाँ से आपने भेज रहे हो उसे बोलेंगे ओरिजिनेटिंग, यानी वहाँ से सिग्नल निकल रहा है, सैटेलाइट को गया, सैटेलाइट कहाँ मौजूद है, अर्थ के ऑर्बिट में मौजूद है, अर्थ के ऑर्बिट से बाहर नहीं है, अर्थ के ऑर्बिट में है, और फिर उसने सैटेलाइट ने अमेरिका को सिग्नल भेज दिया, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ जानी थी वो चली गई है आपकी। तो देखा कितना ज़बरदस्त जो है वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आपके पास। अच्छा, तो बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सैटेलाइट बहुत सारे काम करती है, सैटेलाइट सिग्नल्स को भेजने के काम आ रही है, सैटेलाइट जो है वो डिफेंस के लिए काम आती है। डिफेंस यानी आपको अपने मुल्क का दिफा करना है। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आपके मुल्क में आ रही है, मतलब कोई हमला हो रहा है आपके मुल्क पे बेसिकली कह लो, तो आप कैसे पता लगाओगे हमला हो रहा है, रॉकेट देखोगे, फिर कॉल करोगे, हाँ भाई आपकी तरफ जो है वो मिसाइल आ रहा है, ज़रा तैयार हो जाओ। अब मिसाइल कहाँ पर है आपको क्या पता, किस एरिया में क्या पता आपको, तो अब यहाँ यूज़ होती है सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है वो ऊपर मौजूद है, सैटेलाइट को ये भी पता है कि मिसाइल कहाँ से फायर हुआ है, और सैटेलाइट को ये भी पता है कि मिसाइल किधर अभी जा रहा है और क्या उसकी लोकेशन है। हाँ, अगर हाइपरसोनिक है, बहुत ज़्यादा स्पीड वाला है, तो फिर वो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम उसे जो है वो टैकल कर सकें। लेकिन अगर वो एक नॉर्मल मिसाइल है तो फिर
जो है वो टैकल हो जाता है। तो फिर वो जो है वो रिसीवर और वो जो आपकी सैटेलाइट है वो सिग्नल भेज देती है आपकी मिलिट्री को कि भाई आपकी तरफ ये चीज़ आ रही है, ये प्लेन आ रहा है, आप इसको चेक करें कि ये क्या है आपके पास। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है चीज़ें, अगर आप मतलब इंटरेस्ट लोगे ना, आप बोलोगे वाह यार ये भी होता है, तो हमें पता ही नहीं था। तो हम स्टूडेंट हैं साइंस के, हमें थोड़ी बहुत चीज़ें पता हैं, लेकिन थोड़ी बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं पता भाई। अच्छा, मेरिट्स ऑफ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, फ़ायदे, ये जो आप चैनल यूज़ कर रहे हैं इसके फ़ायदे क्या हैं, किस किस चीज़ के क्या क्या फ़ायदे हैं, बात करते हैं। देखो भाई, ये जो सैटेलाइट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये तो बहुत महंगा है। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है और बड़े बड़े इदारे अफोर्ड कर सकते हैं, आम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपका नेट सही नहीं चल रहा, आपने क्या किया, सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, अब मेरा नेट सही चलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपके पास इतना पैसा नहीं है। ये अरबों खरबों रुपए में तो सिर्फ लॉन्च में चला जाता है। और बहुत सारे मुल्क तो ऐसे हैं जिनके पास अभी तक अपना लॉन्चिंग सिस्टम मौजूद ही नहीं है सैटेलाइट को, तो आपको तो फिर ये यूज़ नहीं करना, ठीक है, ये यूज़ नहीं कर सकते। अब इसमें खरबों रुपए चाहिए, हमारे पास तो अरबों रुपए भी नहीं है, खरबों कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो फिर हम किसी और चीज़ पर आ जाते हैं जो सस्ता पड़े हमें। तो फिर ये चीज़ें तो सिर्फ कंट्रीज़ यूज़ करती हैं या बड़े बड़ी एजेंसीज या इंस्टीट्यूट यूज़ करते हैं। हम आ जाते हैं सस्ती चीज़ों पे, यानी ट्विस्टेड वायर केबल, यानी केबल लगवा लेते हैं, इंटरनेट चाहिए तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और दे देते हैं आपको। तो ये क्या है, ये सस्ती होती है लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस पे काम आती है। मतलब फॉर एग्जांपल, आपने जो है वो वायर लगाया अपने घर से लेकर दूसरे खंभे तक आपके इलाके में, तो सही है। अगर आपको वायर लगाना है अपनी जगह तक, तो ये भी महंगा पड़ जाना है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर इसमें मज़ा क्या है, ये इसका बैंड बड़ा होता है और ये हाई स्पीड होती है और इसमें जो इंटरप्शन भी कम होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर के ये फ़ायदे हैं। अच्छा, माइक्रोवेव की बात कर लें या रेडियो वेव की बात कर लें, तो ये जो है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर इंफॉर्मेशन भेजने के लिए काम आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास बहुत सारी सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो कि इतने ज़्यादा दूर जा चुकी हैं कि जिन्हें वापस आने में कहीं 100 साल लग जाए, ठीक है, वापस आने में कहीं 100 साल लग जाए। तो अब उस तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाओगे? उसको तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए माइक्रोवेव, रेडियो वेव या इस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करोगे, सही। तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस पर आपने इन्फॉर्मेशन भेजनी है। देखो, लॉन्ग डिस्टेंस से मुराद पाकिस्तान से अमेरिका नहीं है या पाकिस्तान से कनाडा नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस से मुराद है अर्थ से लेकर आपके पास चांद, मार्स, इस तरह तक, सन तक, ये बहुत बड़े डिस्टेंस हैं। तो उसमें फिर आप जो है वो ये माइक्रोवेव, रेडियो वेव यूज़ करोगे। चलो, आई होप अच्छा समझ में आया होगा। अब थोड़े और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, मज़ेदार टॉपिक देखते हैं, ताकि आपको बात और अच्छी समझ में आए। तो स्टूडेंट, अब आपके पास है मॉड्यूलेशन। देखो, ये जो टॉपिक है ना, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ये इस चैप्टर का दिल है और पहला ऐसा टॉपिक है जो कि मॉडर्न टॉपिक है। तो आपने इसे अच्छी तरह समझना है। मैं बहुत आसान कर देता हूँ इसे, ताकि आपके लिए ना बड़ी आसानी हो जाए। देखो भाई, मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप जो है वो दो वेव्स को आपस में सुपरपोज करोगे, ठीक है, सुपरपोज करोगे, यानी दो वेव्स होंगी आपके पास, एक होगी कैरियर वेव और एक होगी आपके पास मैसेज वेव, ठीक है, समझ में आ रही है? देखो, एक आपके पास मैसेज वेव है, एक कैरियर वेव है, दो को आपस में सुपरपोज करोगे तो फिर आपके पास एक कॉन्सेप्ट आएगा, एक प्रोसेस आएगा जिसे हम कहेंगे मॉड्यूलेशन। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इसको करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, उसे देखते हैं। देखो भाई, आप लोगों को पता है कि आप लोग जो बोलते हो तो उस वक़्त कौन सी वेव निकलती है? उस वक़्त आपके पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव निकलती है। अच्छा, उसकी स्पीड कम होती है। उसकी स्पीड कितनी होती है? 343, यानी 340 के करीब करीब उसकी स्पीड होती है, यानी ये बहुत कम स्पीड है। अब अगर मैं चाहूँ मेरी जो बात है या मेरी आवाज़ अमेरिका पहुंच जाए चंद सेकंडों में, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो फिर मुझे कुछ ऐसा प्रोसेस करना होगा कि जिससे जो मैंने कहा है वो फ़ौरन के फ़ौरन जो है वो कहीं और बैठे हुए मुल्क में या कहीं और बैठे हुए सिटी में किसी इंसान को पता चल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बात कर रहा हूँ, लाहौर में बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा एक दोस्त लाहौर गया हुआ और मैं कराची में हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो फ़ौरन मेरे दोस्त को सुनाई दे रहा है मोबाइल पे। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? तो पीछे जो बैक ऑफ द एंड काम हो रहा होता है वो मॉड्यूलेशन हो रहा होता है। अब मॉड्यूलेशन को ज़रा डिटेल में समझो, ठीक है। तो आप अपनी आवाज़ को डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते लाहौर, क्यों? फ़ौरन नहीं पहुंचा सकते। अगर आपको इस तरह बोलकर पहुंचानी है तो फिर तो कई हफ्तों लग जाएंगे आपकी आवाज़, कई घंटों लग जाएंगे आपकी आवाज़ को कराची से लाहौर जाने में, क्योंकि स्पीड देखिए आपने कितनी है, 4343, यानी बहुत कम स्पीड है। तो अब हमें चाहिए कि हमारे पास स्पीड हो 3 × 10⁸, ताकि हम जो भी बोलें
फ़ौरन पहुंच जाए। तो अब इसके लिए हम यूज़ करेंगे मॉड्यूलेशन। अब होता क्या है, ये है आपका मैसेज, ठीक है, ये है आपका मैसेज, ये है आपका मैसेज, या इसे आप कह लो ये है आपका ऑडियो। ये क्या है, आपकी ऑडियो, यानी आपने जो बोला वो उसका सिग्नल ये है, आपने जो बोला उसको मैंने सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया तो उसका सिग्नल ये बन रहा है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम है, और इसकी स्पीड भी जो है वो आपके पास, इसकी वेलोसिटी भी बहुत कम है, ठीक है। जो मैसेज होगा या जो ऑडियो होगी उसको आप बोलोगे मॉड्यूलेटिंग वेव। क्या बोलोगे, मॉड्यूलेटिंग, इसको समझना ज़रा, मॉड्यूलेटिंग वेव। तो अब मुझे चाहिए कोई ऐसी चीज़ कि जो कि मेरे सिग्नल को या मेरी ऑडियो को फ़ौरन से पहुंचा दे लाहौर, चंद सेकंडों में, बिल्कुल मिली सेकंडों में। तो फिर मैं लेकर आऊँगा एक कैरियर वेव। कैरियर वेव, इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होगी, आपको नज़र आ रही है फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होगी, और इसकी वेलोसिटी या इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी, 3 × 10⁸ ये क्या थी, ये आपके पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव थी या एक रेडियो सिग्नल था। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आपने क्या किया, इन दोनों को आपस में मिला दिया, सुपर इम्पोज कर दिया, इसी को कहते हैं मॉड्यूलेशन। सुपर इम्पोज कर दिया, क्या किया, ये जो आपका रेडियो सिग्नल था और आपकी जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, इन दोनों को आपने सुपर इम्पोज कर दिया, एक दूसरे में मिला दिया। अब इन दोनों के मिलाने की वजह से ये जो आपकी वेव है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो आपके पास समझो एक गाड़ी थी जो कि 1 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती थी, एक ट्रेन थी आपके पास जो कि 100 किलोमीटर पे चल सकती थी। तो आपने जो 1 किलोमीटर की स्पीड वाली गाड़ी थी उसको ट्रेन पे रख दिया, तो अब गाड़ी की स्पीड भी कितनी हो गई, 100 किलोमीटर हो गई। क्यों, क्योंकि आपने गाड़ी को ट्रेन पे रख दिया है। तो इसी तरह से आपके पास जो सिग्नल था या आपका जो मैसेज था उसकी स्पीड बहुत कम थी, फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी, आपने उसको सुपर इम्पोज कर दिया किस पर, हाई फ्रीक्वेंसी वाली और हाई स्पीड वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। तो अब आपके पास आ गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब इस चीज़ को जो है वो आप आगे भेजोगे, इस चीज़ को ट्रांसमीटर की मदद से आप आगे भेज दोगे, रिसीवर में भेज दोगे, लाहौर में बैठे हुए बंदे को भेज दोगे। लाहौर में बैठा हुआ बंदा या जो उसके पास मोबाइल है वो इसको क्या करेगा, डीमॉड्यूलेट करेगा, और आपने जो कहा है वो फ़ौरन सुन लेगा। देखो फॉर एग्जांपल, अब इसको थोड़ा और आसान करते हैं, आपको बात समझ आ चुकी है कि आपने एक हाई फ्रीक्वेंसी की और एक हाई वेलोसिटी की वेव को लिया जिसे हमने कहा कैरियर वेव, और आपने एक लो फ्रीक्वेंसी की और लो स्पीड की वेव को लिया, दोनों को आपस में मिलाया और आगे भेज दिया ताकि जो आपकी लो स्पीड और लो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाए। अब देखो आपने किया क्या, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप, ठीक हैं। अब देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसकी स्पीड बहुत कम है, ये मोबाइल उसको जो है वो रिसीव कर रहा है और क्या कर रहा है, मॉड्यूलेट कर रहा है, मॉड्यूलेशन कर रहा है, यानी मेरी जो बात है उसको एक कैरियर वेव पे सुपर इम्पोज कर रहा है और उसको आगे भेज रहा है, और फिर जो सुन रहा है उसके मोबाइल में भी डीमॉड्यूलेशन हो रहा है और फिर वो मेरी बात को सुन पा रहा है। समझ में आई बात। आपके साउंड की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है कि कहीं 100 किलोमीटर पे बैठे हुए इंसान आपकी बात को फ़ौरन से सुन सके। अगर साउंड की स्पीड से हमारी वेव ने ट्रैवल किया तो कई घंटे लग जाएंगे उनको हमारी बात सुनने में, हमें तो फ़ौरन अपनी बात पहुँचानी है ना, ज़रा सा भी लैग आए तो हमें पसंद नहीं आता, तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। समझ में आया मॉड्यूलेशन, समझ में आई क्या बात है, नहीं अगर आ गई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना जी सर समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, बात आपको समझ में आ चुकी है। देखो मॉड्यूलेशन इज़ द प्रोसेस, मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसमिटिंग अ मैसेज, मैसेज यानी जो आपका सिग्नल है, जो आपका मैसेज है उसे आप कैरियर सिग्नल यानी ये वाली वेव, सिग्नल कह लो वेव कह लो एक ही बात है, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या करते हो, सुपरपोज करते हो और सुपरपोज कर कर लार्ज डिस्टेंस पर भेजते हो। कैरियर वेव को सिर्फ इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इसकी स्पीड ज़्यादा है और ये दूर लेके जाएगी, ठीक है। रिप्रेजेंट बाय, अच्छा अब वेव आप देखना चाह रहे हो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनती है, तो ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको लिख लेना, अपने पास पूछ लिया जाता है। VCT इज इक्वल टू A sin थीटा 2π FCT प्लस 5। हमें इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अगर डेरिवेशन कराता तो करता, अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अच्छा टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन दो तरह की हैं,
एक होगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और दूसरी होगी एंगल मॉड्यूलेशन। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंगल मॉड्यूलेशन मैं आपको आगे समझाता हूँ, ये बात याद रखना बस। अच्छा, एंगल मॉड्यूलेशन को मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेस मॉड्यूलेशन में। सही है। अब आ जाते हैं हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर। देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि आपका जो एम्पलीट्यूड है ना कैरियर वेव का, वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो इस तरह से समझो, ये और ये वाली जो दोनों वेव हैं वो मिलकर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रही हैं, तो अब आपका एम्पलीट्यूड कम हो गया। ठीक है, आपका एम्पलीट्यूड कम हो गया, या ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो गया। ठीक है, कम ज़्यादा हो गया, वेरी करा, मगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। It is the types of modulation in which the amplitude of the carrier signal in varies, और सिग्नल किसका वेरी करेगा? कैरियर का। in propagation of the to the message signal whereas the frequency and phase of the carrier are constant। फेस और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा। फेस आपको पता है पोजीशन को कहते हैं, तो फेस और फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। जस्ट चेंज हो रहा है तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और कम होगा। एम्पलीट्यूड आपको पता है ना, इस डिस्टेंस को कहते हैं ए नॉट। ठीक है। अच्छा, अब इसकी अगर मैथमेटिकल इक्वेशन देखें तो ये है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो सी एम इज़ इक्वल टू ए सी साइन ओमेगा सी टी, और प्लस, ये प्लस है, सही है, ये प्लस है, बीच टी के बाद प्लस है, ए सी म्यू साइन ओमेगा सी टी और साइन म्यू सी टी। अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि हमने अभी इसको इतना डिटेल में लेके नहीं गया, लेकिन जितना डिटेल एमडी के टिकट के लिए चाहिए वो मैं ले गया हूँ आपको। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, बात साफ है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, और कैरियर वेव के साथ होगा। ये कैरियर वेव है आपकी, यानी ये वो चीज़ है जिसके ऊपर आप अपनी वेव को रख रहे हो। तो इट इज़ अ टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल वेराइज इन प्रोपगेशन, यानी कैरियर सिग्नल चेंज होगा सिर्फ, और वो भी सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, टू द मैसेज सिग्नल एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव रिमेन कांस्टेंट। और कैरियर वेव में कुछ एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा कैरियर वेव का। तो समझ में आया मॉड्यूलेशन क्या है, डीमॉड्यूलेशन क्या है? बस इस चीज़ को याद रखना। अगर ये समझ लिया ना, यकीन मानो आसान हो जाएगा। थोड़ा सा और आसान कर लो, अगर नहीं समझ में आ रही बात तो समझ लो, ये आपके पास एक गाड़ी है जिसकी स्पीड है 1 किलोमीटर की। ये आपके पास एक ट्रक है या ट्रेन है जिसकी स्पीड है आपके पास 100 किलोमीटर की। अगर मैं अब आपकी गाड़ी को इस ट्रेन पे रख दूँ या इस ट्रक पे रख दूँ, तो अब आपकी गाड़ी की स्पीड भी कितनी हो गई है? 100 किलोमीटर की, है ना। तो इसी तरह यहाँ भी हो रहा है, आपके पास आपका सिग्नल है, आपकी जो आपने कहा है वो है, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी बहुत कम है, आप इसे बहुत दूर भेजना चाहते हो फ़ौरन, तो वो आप नहीं भेज सकते इसे फ़ौरन से, क्योंकि इसका स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और फ्रीक्वेंसी कम है। तो आपने एक कैरियर वेव ली, दोनों को आपस में मिला दिया, एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन गया, इसको आपने फ़ौरन से भेज दिया। अब जो रिसीवर है वो इसको डीमॉड्यूलेट करेगा। डीमॉड्यूलेट क्या होता है? इसी का उल्टा काम होता है। फॉर एग्जांपल उसको ये मिलेगा, वो जो है वो कैरियर वेव को अलग कर देगा और सिग्नल को अलग कर देगा, और जो आपने कहा है वो सुन लेगा। बात समझ आ गई ना? चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे और चीज़ें पढ़ते हैं इसी के बारे में। तो स्टूडेंट, अब जो है हमारे कुछ आखिरी के टॉपिक्स हैं जिन्हें पढ़ते हैं और फिर इस बुक को ख़त्म करते हैं, अपने लिए ख़त्म करते हैं। ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ एम से मुराद है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ए फॉर एम्पलीट्यूड, एम फॉर मॉड्यूलेशन। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये सिंपलिसिटी होती है इसमें, यानी ये आसान है, इसको करना आसान होता है। ठीक है, और ये सिंपलिसिटी रखता है अपने अंदर। अच्छा, एफिशिएंट यूज़ है, जहाँ आपको यूज़ करना है एफिशिएंटली आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और कंपैटिबिलिटी है इसमें। ठीक है, जो आपको कंपैटिबल चाहिए तो उसके मुताबिक आप इसे यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब देखो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन काम नहीं कर रहा, तो वहाँ हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को यूज़ करना है। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को यूज़ करने की सबसे बेहतर वजह यह है कि जो आपकी साउंड क्वालिटी है वो अच्छी हो जाती है, यानी ये ख़ास फ्रीक्वेंसी मिलती है आपको। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ना, आप लोगों के दौर में तो नहीं है रेडियो वगैरह, मगर अगर आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा तो जो बुज़ुर्ग होते हैं वो रेडियो को अपने कान के पास लगाकर फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे होते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, यानी रेडियो की फ्रीक्वेंसी और जो सिग्नल आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, तो फिर आवाज़ बहुत क्लियर सुनाई देने लग जाती है एकदम से। तो वहाँ पर यही होता है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आ रही होती है। ठीक है, तो ये बेटर क्वालिटी होती है इसके अंदर, यानी साउंड अच्छा सुनाई देता है। अच्छा देखो, साउंड अच्छा सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब है उसमें जो है वो क्या नहीं है,
आपके पास नॉइस नहीं है, ठीक है, शोर नहीं है, आपको आवाज़ साफ़ सुथरी आ रही है जो भी कोई कह रहा है कुछ। अच्छा, रेंज होती है, फॉर एग्जांपल इस फ्रीक्वेंसी से लेकर इस फ्रीक्वेंसी तक एक चैनल चलेगा, दूसरी फ्रीक्वेंसी लगाओगे मतलब जो फ्रीक्वेंसी को बदलोगे तो दूसरा चैनल आ जाएगा। तो मुख्तलिफ रेंज पर आप मुख्तलिफ चैनल चला सकते हो। बात समझ में आ रही होगी। अब देखो ये तो पुराना काम था, मज़े की बात ये पुराना है। अब आ गया आपके पास डिजिटल। अब देखो लफ्ज़ ही आ गया डिजिटल, तो अब आप यूज़ करते हो डिजिटल मॉड्यूलेशन। अब उसको मैं आगे पढ़ाता हूँ, लेकिन सबसे पहले पढ़ लो डिजिटल कम्युनिकेशन होती क्या है और डिजिटल सिग्नल होता क्या है। बेसिकली जो आपके पास डिजिटल सिग्नल होता है ना, ये एक बाइनरी सिग्नल होता है। डिजिटल का बाइनरी का मतलब क्या है? डिजिटल में आपके पास होता है बाइनरी। बाइनरी का मतलब है 0 1 या 1 0 इस तरह से होता है, ठीक है। 0 1 0 0 1 और 0 दो नंबर यूज़ हो रहे होते हैं, 1 और 0। 1 जो है वो मैक्सिमम के लिए होता है, 0 जो है वो मिनिमम के लिए होता है। अब देखो होता क्या है, इस चीज़ को समझो। देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, फिर किताबी बात तो खुद ही समझ आ जानी है। फॉर एग्जाम्पल एनालॉग सिग्नल क्या होता है, पहले ये समझो। एनालॉग का तो आप लोगों को पता है, एनालॉग सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कुछ बोला तो मेरे बोलने से वो सिग्नल कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा ना, एनालॉग बनेगा ना, ऐसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा ना। जब मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी में बोलूँगा तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर इस तरह से होगा। आपको मैंने ये तरीका सिखाया हुआ है, आपको याद होगा। तो ये एनालॉग सिग्नल हो गया। अब एनालॉग सिग्नल को हम जब आगे भेजते हैं ना, तो हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहता है। इसमें नॉइज़ आ जाती है और प्रॉब्लम आती है, तो हमें मुश्किल होती है, ठीक है। और सिक्योरिटी भी इसकी इतनी अच्छी नहीं होती, कोई और भी सुन सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कोई एनालॉग सिग्नल भेज रहा हूँ, किसी ने मेरा सिग्नल कैच किया और सुन लिया, तो मज़ा नहीं आया, है ना, मुश्किल है, सिक्योरिटी भी नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, डिजिटल सिग्नल इसको एनालॉग को डिजिटल बना लेता हूँ। मैं आगे एनालॉग को डिजिटल बनाना सिखाता हूँ, आपको प्रॉपर सिखाता हूँ। तो जब मैं इसे डिजिटल बनाऊँगा तो ये डिजिटल में ऐसा हो जाएगा, डिजिटल में ये ऐसा हो जाएगा। पहले ये 0 देगा, फिर ये 1 देगा, फिर ये 0 देगा, फिर ये नेगेटिव में 1 देगा, फिर ये, बल्कि नेगेटिव में 1 नहीं लो, फिर ये आपको ऐसे देगा। तो डिजिटल सिग्नल ऐसे आएगा आपके पास, जहाँ पर मैक्सिमम आ रहा होगा वहाँ 1, और जहाँ मिनिमम आ रहा है, जहाँ इस तरह का आ रहा है वहाँ 0। तो ये अब डिजिटल हो गया है। अब इसको इनकोड और डिकोड करने के लिए आपको एक ख़ास टेक्निक को यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल किसी को सिग्नल मिल भी गया मेरा, लेकिन उसने इनकोडिंग और डिकोडिंग नहीं करी, तो उसको मेरी बात समझ नहीं आनी जब तक वो इसको डिकोड नहीं करेगा। तो जब आप इनकोड करोगे तो आपका एनालॉग सिग्नल ऐसा हो जाएगा, डिजिटल फॉर्म में चला जाएगा। जब डिकोड करोगे तो आपका एनालॉग सिग्नल दोबारा आ जाएगा। अब ज़रा देखो होता क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी, कोई वॉइस थी आपके पास ना, नज़र आ रहा है थोड़ा, अगर मैं वॉइस इसकी क्वालिटी मतलब ब्राइटनेस गिरा दूँ तो शायद नज़र आए, ठीक है, आप नज़र आ रहा होगा। चलो अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं बता दूंगा क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। हाँ अब नज़र आ रहा होगा। देखो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, सिग्नल था, कोई वॉइस थी या कोई भी बात थी, वो मैंने क्या किया, वो मैंने चैनल इनकोडर में डाला। इनकोडर यानी उसको वो डिजिटल बनाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर सोर्स इनकोडर में चला गया, उसके बाद डिजिटल मॉड्यूलेशन हो गई। अभी तक आपने डिजिटल मॉड्यूलेशन नहीं पढ़ी, लेकिन इसी तरह की कोई टेक्निक होती है जो मैंने अभी तक पढ़ाई है। अच्छा, अब इसको फिर आपने आगे भेज दिया, जहाँ पर आपको सिग्नल भेजना था आपने वहाँ भेज दिया। फिर क्या हुआ, डीमॉड्यूलेशन हुई, डिजिटल डीमॉड्यूलेशन हुई। फिर आपका जो सिग्नल है उसको चैनल डिकोडर ने डिकोड किया, यानी क्या बात आई है पता तो चले। फिर सोर्स डिकोडर ने उसे डिकोड किया और फिर आपको पता चला कि हाँ ये बात को जो है वो आगे भेजा गया था। फॉर एग्जांपल आपने कुछ भेजा तो वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, पहले आपका जो एनालॉग सिग्नल है वो डिजिटल बनेगा, फिर डिजिटल बनकर आगे जाएगा मॉड्यूलेशन के ज़रिए से। फिर जिसको रिसीव होगा वो उसको डीमॉड्यूलेट करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर सुनेगा। इससे क्या हो गया, सिक्योरिटी बढ़ गई, इनकोडिंग और डिकोडिंग आपकी होनी चाहिए। और क्या हुआ, आपका जो है वो नॉइज़ ख़त्म हो गई, क्लैरिटी आ गई आपकी। अभी ये चीज़ एडवांटेजेस में पढ़ोगे। अच्छा, अभी सारी चीज़ें तो समझ में आ गई, लेकिन अभी हमने ये समझ में नहीं आया कि हम आखिर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बना कैसे रहे, वो मैं बताता हूँ। मुझे नहीं लगता कि शायद आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही होगी इसे समझने में। बहुत आसान बातें हैं, हम पीछे सारी चीज़ें पढ़कर आ चुके हैं, मैं उसी को लिंक कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो अगर हो भी रही है परेशानी तो अभी समझ लेना, मैं और बता दूँगा। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है, परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ठीक है, ये मॉडर्न है। अच्छा, कंपैरिजन एंड सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी से क्या मुराद है, हर कोई नहीं सुन सकेगा। फॉर एग्जांपल कोई ख़ास सिग्नल है, वो कोई ख़ास कंट्री किसी ख़ास और कंट्री को भेज रही है,
तो बीच में और भी तो कंट्रीज़ हैं, अगर उनको सिग्नल मिल भी जाए तो उन्हें नहीं पता होगा कि ये क्या बात है, क्योंकि डिकोड करना नहीं आ रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी और मेरी लैंग्वेज उर्दू है। अब अगर कोई स्पेनिश बोलने वाला आपकी और मेरी बात सुन भी ले, उसे समझ नहीं आनी, क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि हम किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो आपकी इनकोडिंग और डिकोडिंग का पता होना चाहिए आपको। मल्टीप्लेक्सिंग है इसके अंदर, ठीक है, आप इसमें मुख्तलिफ काम कर सकते हो। स्टोरेज देखो बड़ी ज़बरदस्त बात है। जो एनालॉग सिग्नल होता है ना, वो बहुत टाइम तक रिटेन नहीं रह पाता, रिट्राइव नहीं रह पाता, यानी वो बहुत टाइम तक नहीं कंटेन हो पाता, सस्टेन नहीं हो पाता। मगर ये जो आपका डिजिटल सिग्नल होता है ना, बहुत टाइम बाद भी आप दोबारा हासिल करके सुन सकते हो और देख सकते हो। अब असल है डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच और नॉइस। अब डिजिटल सिग्नल ज़रा बनाना सीखते हैं, उसको समझते हैं, ताकि आपको जो है ना ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको ज़्यादा अच्छी बात समझ आ जाए। ठीक है, ज़रा अब इधर आओ, देखो इसको समझ लिया ना, समझ लो, आपको बात समझ आ गई। मैंने लिख दिया था ना बाइनरी होता है, इसको याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मैं कुछ कहता हूँ, मैं बोलता हूँ। जब मैं बोलूँगा तो क्या होगा? एनालॉग सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है। मेरे बोलने से क्या होना है? एनालॉग सिग्नल जनरेट होना है ना, ठीक है। आप एनालॉग सिग्नल पढ़ चुके हो, यानी ट्रांसफ़र वेव पैदा होगी। तो इस तरह से मेरा बोलना इस तरह से एक वेव जनरेट करेगा, ठीक है, ये जनरेट हो गई, सही है। अब मैं इसे डिजिटल बनाना चाह रहा हूँ। पहले मैं इसे बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, इसे इनकोड करूँगा। मैं इसे क्या करूँगा? इनकोड करूँगा, यानी मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा इसे। अब मैंने इसे किया इनकोड, ठीक है। तो इनकोड करने पर ये बन गया 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1, कुछ भी जो बनना, जो इनकोडिंग आपने दी हुई है वो उस तरह हो जाएगा। और ये बिट्स में होती है, याद रखना, ठीक है, बिट्स बताती है आपको। ये मेरा इनकोड हो गया, यानी ये इस तरह बन गया। अच्छा, अब इस तरह बना तो अब क्या होगा? वेव जनरेट होगी, इससे एक डिजिटल वेव जनरेट होगी। कैसे? इसको देख के, जहाँ 0 है यहाँ 1 है। देखो, जब 0 था तो ये 0 आ गया, फिर 1 आया तो ये 1 आ गया। ये 2 3 4 नहीं होता, सिर्फ 0 1 ही रहता, याद रखना, जब ये डिजिटल कहलाता है। 0 आया, दोबारा 0 आ गया, दोबारा 1 आया, 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 इस तरह आ गया। और 0 1 चलता रहा। ये आपका क्या था? एनालॉग सिग्नल था ना, ये आपकी वॉइस थी। वॉइस को मैंने इनकोड किया, नंबरों में ले आया, ठीक है, नंबरों में लाकर फिर मैंने उसको डिजिटल कर आगे भेज दिया। इस तरह से काम करता है आपका डिजिटल सिग्नल, ठीक है। और इस तरह आपकी होती है डिजिटल कम्युनिकेशन। तो ये इसका काम था, ये इसका पर्पस था। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको मैं मज़ीद डिटेल में लेके नहीं जा रहा, वरना आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो मैंने पढ़ाया है ना डिजिटल कम्युनिकेशन, उसको एक बार सही से देख लेना, आपको बात जो है वो इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छी समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब इसी चीज़ को ना पढ़ भी लेते हैं, ताकि हमें ना आपको और अच्छा समझ में आ जाए। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन डिजिटल। तो क्या फ़ायदा है कि अगर आप अपने सिग्नल को डिजिटल करके भेजोगे, ना कि एनालॉग करके, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सिक्योरिटी मिल जाएगी, स्टोरेज मिल जाएगी, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, सही है। अब डिजिटल सिग्नल क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होती है, इसे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो इनकोडिंग में बाइनरी कर देते हैं, और जहाँ डिकोडिंग हो रही होगी ना, वहाँ वो इसको लेंगे और ये बनाएंगे और फिर ये हासिल कर लेंगे दोबारा। इन अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम जनरली द मैसेज, यानी जो भी आपकी बात होती है, जनरेटेड बाय द सोर्स आर इन एनालॉग फॉर्म। जो आपका मैसेज होता है या जो आपकी वॉइस होती है वो एनालॉग फॉर्म में होती है। ये आपकी एनालॉग फॉर्म है, ये आपकी क्या है? एनालॉग फॉर्म है, एनालॉग फॉर्म है, ठीक है। पहले शुरू में आपका सिग्नल एनालॉग होता है, फिर उसे कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल में, बाइनरी फॉर्मेट लाया जाता है, इनकोडिंग की जाती है, और फिर ट्रांसमिट कर दिया जाता है रिसीवर की तरफ, रिसीवर एंड की तरफ, ठीक है। ये देखो ना, इनकोड किया जाता है, फिर रिसीवर की तरफ भेजा जाता है। रिसीवर को जो मिलता है डिजिटल डेटा आता है उसके पास, फिर वो उसको क्या करता है? वो भी कन्वर्ट करता है, यानी वो डिकोड करता है, और फिर आपका दोबारा एनालॉग सिग्नल ही हासिल करता है। यानी बेसिकली आपने यहाँ पर एनालॉग से एनालॉग ही किया है, बस बीच में डिजिटल को यूज़ कर आपने अपने काम को अच्छा, आसान और स्पीड बढ़ाई है उसकी डिजिटल की मदद से। तो आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। आज हमारी फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स है एमडीकैट और ईकैट के लिए कंप्लीट होती है। नो डाउट भाई, देखो ज़िंदगी जो है ना,
वो एक ऐसे सफ़र का नाम है जिसमें हमारे पास बहुत सारी जो है ना मंजिलें आती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वक्ती तौर पे रहती हैं और फिर गुजर जाती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी ज़िंदगी में जो है वो एक स्टूडेंट लाइफ देखी, जिसमें आपने अपना स्कूल लाइफ गुजारी, वो फिर आप स्कूल लाइफ से तेज़ी से आगे बढ़ गए, कॉलेज लाइफ में आ गए। अब आप कॉलेज लाइफ से यूनिवर्सिटी लाइफ में जा रहे हैं, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ से करियर में जाएंगे। तो ज़िंदगी में जो सफ़र है वो हमारा चलता रहता है। तो कोशिश करा करें, मेहनत किया करें और आगे बढ़ने के लिए अपना 100% दिया करें। बात नहीं समझ में आ रही, मेरी बात समझ नहीं आ रही, किसी और टीचर से देखें, किसी और टीचर से सुनें। ठीक है, और देखें ज़िंदगी बड़ी जो है ना वो तेज़ी से गुज़र रही है। मैं यकीन माने अगर कभी पीछे बैठ के सोचता हूँ, अगर मतलब सोचता हूँ कि मैंने क्या गुज़ारा, क्या दुख मिले, क्या खुशी मिली, तो ऐसा लगता है सब बहुत तेज़ी से गुज़र गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जब दुख यानी परेशानियों के बारे में सोचते हैं ना जो माज़ी में रही थी, तो उन परेशानियों का सोच के खुशी होती है कि चलो वो भी एक परेशानी वाला दौर था जो हमने देखा और अब गुज़र गया। लोगों ने मुश्किलात खड़ी करी, लोगों ने परेशानियाँ खड़ी करी, लोगों ने रुकावटें खड़ी करी और कर रहे होते हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन वो वक्त गुज़र गया। ठीक है, और ये वक्त अगर आज भी कोई मेरे लिए परेशानियाँ खड़ी कर रहा है, मुश्किलात खड़ी कर रहा है, ये भी गुज़र जाएगा। अगर मैं सब्र करूँगा मुझे इस पे अजर मिलेगा। और जब खुशियों का सोचते हैं ना, जो माज़ी में खुशियाँ मिली, उसको सोच के दुखी हो जाते हैं आज कि माज़ी में हम कितना खुश थे, हमारे पास कितनी खुशियाँ थी। तो ज़िंदगी बस यही है, खुशियाँ और दुख आपके लिए चलते रहते हैं। अगर आपके ऊपर अभी बुरा वक्त है, आप मुश्किलात में हो, परेशानी में हो, तो सब्र करो। अगर सब्र करोगे इस वक्त से निकल जाओगे। ठीक है, इस परेशानी से निकल जाओगे और फिर जब फ्यूचर में जाकर इस वक्त के बारे में सोचोगे ना, आपको खुशी होगी कि मैंने साबित कदम रहा, मुश्किलात का मैंने सामना करा, मैं मुश्किलात से लड़ा या मैं मुश्किलात से लड़ी, मैंने मेहनत करी, आज मैं डॉक्टर हूँ, आज मैं इंजीनियर हूँ, आज मैं टीचर हूँ, आज मैं फिजिशिस्ट हूँ, आज मैं साइंटिस्ट हूँ या आज मैं इस मुकाम पर हूँ, तो उसी वक्त की वजह से हूँ जो मैंने माजी में मेहनत करी। आज हम जो भी हैं ना वो अपने पास्ट की वजह से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने माजी में स्कूल नहीं पढ़ा होता, मैंने कॉलेज नहीं गया होता, मैंने मुश्किलात नहीं बर्दाश्त की होती, मैं यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने नहीं गया होता, मैंने अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया होता, मैंने एम इंग्लिश सेंटर नहीं शुरू किया होता, मैंने मेहनत नहीं की होती, तो मेरे पास आज ये तो नहीं होता ना, मेरे पास ये चीज़ें गायब हो जाती। तो इसी तरह से अगर आज आप मेहनत नहीं करोगे, आज आप नहीं पढ़ोगे, आज आप जो है वो अपने आप का दिल नहीं मारोगे, आज आप अपने आप को बुरे काम से नहीं रोकोगे, तो यकीन मानो फ्यूचर के अंदर ना आपके पास एक कामयाबी नहीं होगी जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो। आपका इंतज़ार मज़ीद बढ़ता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि इंतज़ार भी ख़त्म हो जाएगा मगर कामयाबी नहीं आएगी। तो कामयाबी उन्हीं लोगों का मुक़द्दर है जो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, मेहनत करते हैं और साबित कदम रहते हैं। और साबित कदम रहने का मतलब ये है सब्र करना। मुश्किलात आए, परेशानियाँ, अरे मुझ पे बहुत मुश्किलात आ गई, मैं बोला परेशान हूँ, स्टेटस लगा रहा हूँ, परेशानी कर रहा हूँ ज़ाहिर, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, इससे सिर्फ नुकसान होता है। लोग आपको आपकी परेशानी का कभी कभार तो मजाक उड़ाना शुरू हो जाता है, अबे यार ये तो डरता है, अबे ये तो किसी काबिल नहीं है, ये तो नहीं बर्दाश्त कर सकता मुश्किलात को। परेशानी आए, मुश्किल आए, दुख आए, दर्द आए, बीमारी आए, ख़ास तौर पे बीमारी आए, तो सब्र करें, उसको सबके सामने मत फैलाएं, सब्र करें, अल्लाह ताला के साथ अपने मामलात को शेयर करें। अल्लाह ताला आपकी सारी बातों को जानता है, अल्लाह ताला हमारी शेरक से करीब है। तो बस साबित कदम रहें। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ना यकीन माने बड़ा बुरा वक्त देखा, मतलब बड़ी मुश्किलात देखी, मगर मैं कभी आपके सामने ज़िक्र तो नहीं करता ना, बेटा मैं अपनी ज़िंदगी में ये मुश्किलात में था, ये परेशान था। बेशक शायद आप उससे मोटिवेट हो, लेकिन मैं नहीं करता। लेकिन देखो मेरे चेहरे पे खुशी आ गई, क्यों? क्योंकि वो वक्त वाकई में ही मुझ पे बड़ा मुश्किल था, वो मुझे बड़ा सब्र करना पड़ता था। लेकिन आज मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो खुशी होती है कि मैंने एक ऐसा वक्त गुजारा। और यकीन मानो हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ होती हैं ना, वो हमारी मेंटालिटी पे डिपेंड करती है। मतलब हम कभी कभार ज़्यादा ही सोचना शुरू हो जाते हैं चीज़ों को लेके, तो हम ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। ठीक है, तो बस अगर अच्छे काम करेंगे ना तो परेशान नहीं होंगे। और एक और बात, जब मैंने शुरू किया था ना फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स, तो मुझे नहीं पता था मैं कैसे कंप्लीट करूँगा एमडी कैट ई कैट को। और आज से अगर मैं सोचता हूँ 4 साल पहले जो मैंने 9 शुरू करी थी आपकी, तो आज वो देखो कंप्लीट हो गई ना, 9, 10, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी कंप्लीट की तरफ है। तो अच्छा काम करें, कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को ना फ़ायदा हो। जब आप इस दुनिया में ना हो ना, तो आपका वो लगाया गया पेड़, आपका वो किया गया अच्छा काम लोगों को फ़ायदा पहुँचाए,
लोग उससे फ़ायदा लें। अब आप बोलोगे सर क्या हम भी यूट्यूब चैनल खोल लें? बिल्कुल चाहो तो कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, मगर इसके अलावा और भी तो ज़रिए हैं। आप किसी के लिए पानी का जो है वो बंदोबस्त कर सकते हो, आप जो है वो परिंदों को पानी पिला सकते हो। छोटी-छोटी नेकियाँ करो, ये छोटी-छोटी नेकियाँ ना आगे जाके आपको बड़े अजर देती हैं और बड़ी नेकियों में बदलती हैं। तो इस तरह करें। देखो मैंने जब शुरू किया था ना, यकीन मानो एमी इंग्लिश सेंटर, तो मेरे दिल में यही था कि मैं लोगों को सिखाऊँगा, पढ़ाऊँगा। टीचिंग मेरा प्रोफ़ेशन नहीं है, पैशन है, ये मेरा जुनून है। मैं इसको करना चाहता हूँ, मैं इसको कभी अपनी जॉब नहीं बनाऊँगा, ठीक है? मैं मेरा जो जॉब है मैं वो करूँगा, मैं इसको अपनी शौक रखूँगा, मैं इसको अपना पैशन रखूँगा। यकीन मानो मैं अगर 12 घंटे की जॉब करके भी आऊँगा ना, जब मैं जॉब पे लग जाऊँगा या जब जो भी मुझे करना है रिसर्च वर्क में, जब वो मैं शुरू कर दूँगा, तो जब मैं 12 घंटे की जॉब करके या 12 घंटे की काम करके भी आऊँगा ना, तो फिर आप लोगों को ज़रूर पढ़ाऊँगा। 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा, आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि बेटा इस तरह से करो, इस तरह से पढ़ो। आप लोग मेरे छोटे भाई-बहन हो। मैं अपने छोटे भाई-बहनों को जब बताता हूँ ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब ये अपने यूनिवर्सिटी में जाएँगे, अपने कॉलेज में जाएँगे, इनके लिए मुश्किलात में आसानी होगी, तो मुझे उसका सवाब मिलेगा। और यकीन मानो आपकी दुआओं से मेरे ऐसे-ऐसे काम बने हैं ना, जो कि मुझे यकीन नहीं था। यकीन मानो मैं बड़ा मुतमईन होके सोता हूँ कि अगर कल को मैं नहीं भी उठ पाया ना सुबह, तो कम से कम आप मेरे लिए दुआ करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए कोशिश करी है, आप लोगों को नज़र आता है मेरी कोशिश, ठीक है? मैंने सब कुछ छोड़ दिया आप लोगों की खातिर, ठीक है? सब कुछ छोड़ दिया से मुराद बहुत कुछ छोड़ दिया। तो बस मुझे इस बात की खुशी है आप लोग साथ हैं। और जब कभी ये वक़्त आता है ना कि मतलब ख़त्म हो जाती है कोई किताब, मतलब एक नए उसमें चले जाते हैं, तो दिल बड़ा अफ़सोस होता है कि अब क्या करूँगा। एक रूटीन थी लेक्चर बनाने की फ़िज़िक्स की, तो दिल अफ़सोस में चला जाता है। लेकिन बस मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करूँगा, अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया और बस मुझे वो आगे इस तरह से आप लोगों के लिए और अच्छे लेक्चर्स अपलोड करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बस इंशाअल्लाह आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। शायद अब ज़्यादा बात ना कर सकूँ, लेकिन कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखना। काफ़ी टाइम ले लिया और ग्रुप वगैरह में ऐड हो जाना। देखो ये सिस्टम चलता है, तो इस सिस्टम को चलाने के लिए आप लोगों की ज़रूरत रहती है, तो आप लोग ग्रुप में ऐड होते हो, चीज़ों में सपोर्ट करते हो, तो ये सिस्टम चलता है। अगर कोई बात ऐसी हो जो मुझसे गलत मुँह से निकल गई हो या कुछ बात बुरी लग गई हो, तो बड़ा माज़रत ख़्वाह हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको ना अच्छी से अच्छी तरह लेके चलूँ।